सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, चार लोग क्या कहेंगे, चार लोग कुछ नहीं करेंगे। चार लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। वो भी तब बोलेंगे जब आप उन चार लोगों के कंधे पे होगे, तब आप सो चुके होगे, आपको समझ नहीं सुनाई पड़ेगा वो भी कि ना राम नाम सत्य वो बोल रहे हैं। इसी चार लोगों के बारे में कभी ना सोचें। मैम, फिर कईयों के रिश्ते इतने खूबसूरत क्यों होते हैं? सब कुछ मिलता है उनको अपने रिश्तों में, और कईयों के इतने बुरे क्यों होते हैं? ऐसा क्यों होता है? ये मुझे लगता है ये इनजस्टिस क्यों होता है? आपको समझना है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपको दूसरे को बताना है कि आपके साथ वो इस तरह बिहेव नहीं कर सकता और आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सारा फाइनेंस एक के हाथ में रहना और आई लव यू कहते रहना प्रेम नहीं होता है। प्रेम के अंदर आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होता है, और विश्वास रखने के लिए एक ही व्यक्ति को दूसरे पे नहीं रखना, दोनों को एक दूसरे पे बराबर रखना है। अगर वो आपको कह रहा है कि आपको प्यार करता है, लेकिन जब उसके एक्शंस हैं, अगर आप बीमार हैं, आपको कोई ज़रूरत है, तो वो वहाँ खड़ा नहीं होता, तो वो प्यार का तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करोगे, आप उसकी केयर भी करोगे। जहाँ आपकी रिस्पेक्ट जाती है, जहाँ आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती, अगर उसकी कॉस्ट पे आपको कुछ करना पड़ रहा है, तो वो अटैचमेंट के नाम पे ट्रैप है, उसमें नहीं फंसना है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे रिश्तों की। कुछ ऐसे रिश्ते जो हमें सिर्फ रुलाने के लिए आते हैं, जिसमें हम बहुत कोशिश करते हैं कि इस रिश्ते को अच्छा बनाया जाए, लेकिन उस रिश्ते में सिर्फ दर्द होता है। कुछ ऐसे रिश्ते जिसमें हम कुछ नहीं करते, लेकिन वो रिश्ते हमें खुशी दे जाते हैं। और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि ये जो रिश्ते होते हैं ये कार्मिक रिश्ते होते हैं, कार्मिक रिलेशनशिप काम करते हैं। क्या वाकई ही पुराने जन्म के रिश्ते, पुराने जन्म के हमारे कर्म इस जन्म में रिश्तों के रूप में आते हैं? तो चलिए इसी पर हम बात करेंगे। और मेरे साथ है मैडम पूनम शर्मा, जिन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी का, एस्ट्रोलॉजी का, न्यूमरोलॉजी का, टैरो कार्ड का बहुत वर्षों से ज्ञान है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू वेरी मच। जी मैम, सबसे पहले तो मैं यही पूछूंगी कि कुछ रिश्ते हमेशा रुलाने के लिए क्यों आते हैं? इतनी कोशिश की जाती है उन रिश्तों को संवारने की, उनमें खुशियों के रंग भरने की, लेकिन बदले में मिलता है धोखा, फरेब, झूठ, मार और साथ में बहुत सारा दर्द। ऐसा क्यों होता है? ये जो बहुत सारा दर्द, मार और हमने जो बात है हमने नेगेटिव कार्मिक रिश्तों से की है, तो पहले मैं ये बता दूं कि रिश्ते कार्मिक जो होते हैं वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होते हैं। कुछ पॉजिटिविटी से स्टार्ट होते हैं और नेगेटिविटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, और कुछ नेगेटिव ही होते हैं। यानी कि अगर बच्चा आपका इस तरह का हो गया, या आपकी लव मैरिज नहीं है, यानी पॉजिटिव नहीं था पहले, सीधा ही नेगेटिव से शुरू हुआ रिश्ता, वो भी एक पॉसिबिलिटी है। तो वो जो कार्मिक रिश्ते होते हैं वो हमारे थॉट पैटर्न्स के हिसाब से होते हैं, यानी कि जिस तरह की सोच या वाइब्रेशन हम रखते हैं, या जो हमने लेसन सीखना है वो हमने नहीं सीखा, उसके बेस पे वो रिश्ते हम अट्रैक्ट करते हैं, जिसे हम एक फ्रेज यूज़ करते हैं जिसे हम अनफिनिश्ड बिजनेस कहते हैं। यानी कि एक तो ये माना जाता है कि हमने इस व्यक्ति के साथ पिछले जन्म में बुरा किया और इस जन्म में ये मेरे साथ बुरा कर रहा है। एक सबसे कॉमन कार्मिक जब हम कहते हैं तो लोग ये समझते हैं। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है। ये हमारे ना मन का भुलावा होता है कि मैंने ही कुछ बुरा किया होगा जो मैं ये भोग रहा हूँ। तो एक मन को संभालने के लिए आपने ये बोल दिया ताकि आपके मन को शांति मिले, लेकिन अब आप क्या कर रहे हो इसके बारे में? क्या आप अपने आप को चेंज कर रहे हो? क्या आप सीख रहे हो वो जो आपने उस समय नहीं सीखा था पास्ट में? तो एक तो सबसे बड़ी बात ये। सेकंड ये है कि हमारे अंदर की कोई थॉट, कोई इमोशन, कोई लर्निंग जो है वो पेंडिंग है, जो हमने सीखी नहीं। यानी कि हम ओवरडू कर रहे हैं, किसी के लिए करे जा रहे हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, वो वापस में रिटर्न नहीं करता। जैसे चलो एक हस्बैंड वाइफ का रिश्ता ले लेते हैं। वाइफ जो है सेवा भी कर रही है, घर भी चला रही है, जॉब भी कर रही है, इमोशनल भी सब कुछ फुलफिलमेंट कर रही है, लेकिन जो हस्बैंड है वो फिर भी उसके साथ बदतमीजी करता है, मारता है, वो जो कमा के लाती है उसका सारा पैसा ले लेता है, और वाइफ ये सोचती कि ये मेरा कार्मिक रिश्ता है। ठीक है, अब आप बोलोगे कि अब वो क्या करे? सिर्फ ये बोल के बैठ जाए कि मेरा कार्मिक है, या वो किस तरह की हीलिंग या उपाय करे? सबसे बड़ा उपाय, उसको ये नहीं दिख रहा है कि जो उसने करना चाहिए था उसे क्या सीखना चाहिए इसके अंदर। यानी उसने अपना ध्यान नहीं रखा, उसकी बाउंड्री नहीं है, उसको ये नहीं पता कि मैं
अपने पैसे को जो मैं कमा के ला रही हूँ उसकी कैसे रिस्पेक्ट करूँ, कैसे संभालूँ, कैसे मैं इस रिलेशन को इक्वल बनाऊँ कि मैं कर रही हूँ सामने वाला भी करे, मैं अपना हक मांगूँ। अगर वो सारी चीज़ें ये नहीं सीखती और अपने लिए खुद नहीं खड़ी होती और कार्मिक कह के या सिर्फ कुछ उपाय दान या मंत्र जाप ये सब कर लेती है, तो इसका सॉल्यूशन नहीं होता इस तरह से। जब तक इन डेप्थ यानी रूट कॉज कहाँ से आया है, क्या सीखना है, क्या करना है, अगर आप ये नहीं करोगे और कार्मिक बोल के छोड़ दोगे कि सफरिंग मेरी चार्ट में लिखी हुई है, मेरी कुंडली में लिखी हुई है, या फिर होगा कुछ पिछले जन्म का रिश्ता, तो सॉल्यूशन कभी नहीं होगा। वो यही व्यक्ति नहीं, वो चीज़ उसको मानो अच्छा बनी नहीं है ना, एग्जाम्पल लेते हैं, फिर उसने ये शादी तोड़ दी, डिवोर्स हो गया कि ये तो मेरा इसके साथ रिश्ता खराब है। लेकिन जब तक वो बात नहीं सीखेगी कि मुझे अपनी बाउंड्रीज कैसे बनानी है, अपनी रिस्पेक्ट कैसे करनी है, अपने हक के लिए खड़ा कैसे होना है, वो बार बार अलग अलग रिश्तों के थ्रू उसको वो पेन आएगा। क्योंकि जो हमारे रिश्ते हैं वो सिर्फ उस व्यक्ति से कार्मिक रिश्ते नहीं होते, हमारे उस इशू से कार्मिक रिश्ते होते हैं। अधिकतर समय हमारे उस प्रॉब्लम से कार्मिक रिश्ते होते हैं। कार्मिक जो वो प्रॉब्लम है वो बार बार आती है, अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग जो भी वेज में हमारे पास आती है, और जब तक हम इसमें से पूरी तरह अपना लर्निंग लेसन नहीं सीखते तब तक हम ऐसे ही सफ़र करते रहते हैं। मैम फिर कईयों के रिश्ते इतने खूबसूरत क्यों होते हैं, सब कुछ मिलता है उनको अपने रिश्तों में, और कईयों के इतने बुरे क्यों होते हैं, ऐसा क्यों होता है? ये मुझे लगता है ये इनजस्टिस क्यों होता है? ये इनजस्टिस हम अपने लिए ज़्यादातर टाइम खुद अट्रैक्ट करते हैं। क्योंकि अगर हमारे कुछ वुंड्स हैं, मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे कि मानो हम एक ट्रायंगल का एग्जांपल ले लेते हैं, रिलेशनशिप ट्रायंगल का, ठीक है। एक हस्बैंड वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ जो हैं बहुत प्यार था उनमें, बहुत अच्छी उनकी शादी चल रही थी, बच्चे हैं, घर है, सब कुछ है। धीरे धीरे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऐसी हुई कि धीरे धीरे इमोशनल जो नीड्स हैं, वो जो लेडी है वो घर के कामों में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उसके पास होगी, जॉब, बच्चे, कि वो अपने पति को इमोशनल अटेंशन देना बंद कर देती है। अक्सर होता है, आपने देखा होगा, ठीक है। उसके बाद अब जो पति है, अब पहले लेडी की बात लेते हैं। वो लेडी है, वो तो उसको ये समझ में आता कि मेरी फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है, मुझे ये करना है, और मुझे अपने लिए भी इमोशंस के लिए अपना हक नहीं मांगना, और वो यहाँ तो मैं कट ऑफ कर ही सकती हूँ, ये तो एडल्ट है, ये मैनेज कर लेगा। अब जो पति है उसको बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसकी लाइफ में उसको इमोशनल अटेंशन मिले, क्योंकि ये उसकी बचपन की वो है कि मुझे कोई देखे, मुझे अप्रिशिएट करे, मुझे बताए तुम कितने खूबसूरत हो, मुझे इमोशनल टाइम दे, ये वो है ना। अब मानो वो जॉब में जाता है या बिजनेस में जहाँ भी जाता है, वहाँ पे उसको किसी फीमेल से प्यार हो जाता है। अब उस फीमेल को नहीं पता कि ये मैरिड है, अनमैरिड है, उसको लेना देना नहीं है। जनरली दोस्ती से शुरू होती है, एक हेल्दी फ्रेंडशिप से, लेकिन वो उसको अटेंशन देती है, उसके जोक्स पे हंसती है, उसको एक समय देती, दोनों को बात करना अच्छा लगता है, दोनों फ़ोन पर भी बात करते हैं, मिलते जुलते मानो, है ना। अब इसमें ना तो इस लड़की की इंटेंशन है कि ये लड़के की लाइफ में जाके उसकी शादी तोड़े या गलत तरीके से कुछ करे, ना ही वो इसलिए उसकी लाइफ में आई कि उसने सोचा था कि किसी लड़के को फंसा ले या उसे कोई इस तरह से वो चाहिए, रिलेशनशिप चाहिए। इधर से ये जो लड़की जो उसकी वाइफ है, उसकी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो अपने पति को इग्नोर करे, है ना। अब ये जो पति है, इसकी भी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी कि वो किसी थर्ड पार्टी को बीच में ले आए और अपनी शादी को ख़राब करे, ठीक है। गलती तीनों की नहीं है। ये तीन अलग अलग चोटें हैं जो इन तीन व्यक्तियों के अंदर हैं। ये तीन व्यक्ति नहीं है, ये तीन वुंड्स हैं, तीन घाव हैं, ठीक है। क्योंकि इस लेडी जो वाइफ है, इसको अपने हक के लिए खड़े नहीं होना आता, ठीक है। ये हस्बैंड है, इसको एक्नॉलेजमेंट, अप्रिसिएशन चाहिए, क्योंकि इसको बचपन में नहीं मिली, तो इसको हर वक्त चाहिए कि मुझे कोई अटेंशन देता रहे, ठीक है। और ये जो तीसरी लेडी है, जो ऑफिस की लेडी, जो दोस्त है, ये जनरली किसी की इमोशनल नीड को फुलफिल करने की आदत है, तो ये इसकी वो स्पेस भर रही है। तीनों की कोई गलती नहीं है। तो अब ऐसे में अगर इनको अपनी तीनों को, अगर एक व्यक्ति को भी रियलाइजेशन हो जाती तो ये ट्रायंगल टूट जाता है। यानी कि अगर वाइफ को ये समझ में आ जाता है, जैसे उसे पता चला, अब मानो कि ऑफिस की लड़की के साथ इसकी बातचीत चल रही है, अब वो लड़की हर्ट नहीं होती, लेकिन वो सोचने पे मजबूर हो जाती कि ऐसा क्यों हुआ। हेल्दी वे तो ये,
और जो अनहेल्दी वे है, जो हम हर्ट हो गए, मैंने ऐसा क्या किया, मेरी ही क्या गलती थी, मैं तो इस परिवार को इतना देती, जो कि नॉर्मली होता है वो, और उसमें वो कहती है ये कार्मिक है, पता नहीं मैंने क्या बुरा किया है, और या फिर ये लड़की बुरी है जो बीच में आके मेरी शादी तोड़ रही है। ठीक है, लेकिन जैसे मैंने आपको बेस एक बिल्कुल हेल्दी तरीके से बताया कि किसी की कोई गलती नहीं है। अब इसको अगर ये कार्मिक मान लेती है और ये सोचती है कि मेरा तो अब कर्मा ही खराब है, या तो मेरी शादी टूटेगी या मुझे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा दूसरी लड़की के साथ, क्योंकि मैं बच्चों को नहीं छोड़ सकती, शादी को नहीं तोड़ सकती। ठीक है, इससे हम कार्मिक जब कहते हैं, इस कार्मिक के पीछे जो कॉज है, जो पीछे से जो रीज़न है, वो चाइल्डहुड में हो सकता है इस लड़की के, और या पास्ट लाइफ में हो सकता है थॉट पैटर्न के साथ। ये वो कार्मिक नहीं है जो हम सोचते हैं कि मैंने इसके साथ बुरा किया, ये मेरे साथ बुरा कर रहा है। अब इसको हील करने के लिए ये जानना ज़रूरी है हमारे व्यूअर्स के कि इसको हील कैसे करें, क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही ये है, क्लोजर नहीं हुआ, उसने मेरे साथ ऐसा कर दिया, छोड़ दिया, बहुत सारी स्टोरीज हैं, हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। तो अब इसके अंदर उसको अगर जब ये समझ में आ गया कि मुझे अपने हक के लिए खड़ा होना है, मुझे उसे भी वो समय देना है जो हमारा हस्बैंड वाइफ का रिश्ता है, और मुझे अपने लिए भी इमोशनल जो मेरी नीड्स हैं उसके लिए अपने पति से डिमांड करनी है, और उसको ब्लेम नहीं करना कि उसने ये जो भी किया ये हो गया एक हालातों के तहत, तो ये शादी सुधर जाती है जी। अगर हस्बैंड को ये समझ में आ जाता है, जैसे हम थेरेपी करते तो हम देखते हैं कि उसको हर वक्त ये क्यों ज़रूरत है कि मुझे कोई एक्सेप्ट करे, अप्रिशिएट करे, तो वो उसका हम एक इनर चाइल्ड या फिर जो भी पास्ट लाइफ के अंदर जाके उसका जो रीज़न है उसको हील करते हैं। खुद को ही वो क्यों अप्रिशिएट नहीं कर सकता, उसको बाहर से ही क्यों अप्रिसिएशन चाहिए, उसके चक्कर में बहुत लोगों के साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि वो फिर बहुत ये फिर बात दूसरी तरफ चली जाएगी, लेकिन फिर वो ओवरडू करते हैं हर चीज़ में। उनको लगता है कि मुझे प्यार जीतने के लिए ये करना है और फिर मुझे अप्रिसिएशन पानी, वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर वो ये बात समझ जाए, उसकी हम हीलिंग जब थेरेपी करते हैं या वैसे ही किसी को अंडरस्टैंडिंग आ जाए, क्यों चाहिए मुझे अप्रिसिएशन, मैं खुद को अप्रिशिएट कर सकता हूँ, और मुझे इस तरह से तीसरे रिश्ते के साथ इसको फिल करने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी पत्नी से ही क्यों नहीं कहता, जहाँ राइट सोर्स है वहीं से मांगोगे ना। और जो तीसरी लड़की, जो ऑफिस वाली लड़की, अगर कोई ये समझ में आ जाए कि हर कोई जो परेशान है, हर कोई जो किसी को अटेंशन चाहिए, तो आपको हर किसी की इमोशनल नीड्स में फिलर बनने की ज़रूरत नहीं है कि जाके आपको लगे कि किसी की लाइफ में कुछ खालीपन है और वहाँ जाके आप उसको अप्रिसिएशन दो, ये करो। तो जब तीनों की हीलिंग हो जाती है, एक दूसरे को ब्लेम किए बगैर अगर तीनों को अंडरस्टैंडिंग आ जाती है कि इसका रूट कॉज क्या था, तो ये जिसे हमें बहुत बुरी तरह से कार्मिक लग रहा था, हाँ। ये एकदम, ये जो वेब है, ये जो जाल है, ये टूट जाता है और हीलिंग हो जाती है। जी मैम, ये पता चल जाता है, कोई सिम्टम्स, कोई लक्षण या कुछ एहसास होता है कि ये रिश्ता जो है हमारे पिछले जन्म के साथ ही जुड़ा हुआ है, कुछ ऐसा महसूस होने लगता है? उसके कुछ जो मोस्टली हम लोगों ने रीजंस देखे हैं वो ये है कि एक इंस्टेंट कनेक्शन, एकदम से लगता है कि भाई इसके साथ तो मेरा कुछ तो रिश्ता है, जैसे मैं इसे पता नहीं कई जन्मों से जानता हूँ। लेवल ऑफ कंफर्ट होता है, ऐसे लगता है कि ऐसे लग रहा है हम बस मैं इसके साथ बैठा हूँ तो सुकून है। ऐसे लगता है कि मैं बस जैसे कहीं अब मैं अपने घर वापस आ गया होता है ना, हम अपने घर वापस आके अपनी चेयर पे बैठ के ऐसे लगता है कि बहुत सुकून मिलता है। तो उस व्यक्ति के साथ बहुत सुकून मिलता है, इंस्टेंट कनेक्शन होता है, फेमिलियरिटी होती है, लगता है कि मैं इसे बरसों से जानता हूँ। और उसके बाद बहुत ही आप घंटों बातें करते रहते हैं, आपको बिल्कुल भी अजनबीपन नहीं लगता, बहुत अपनापन लगता है। लेकिन जो इस तरह के रिश्ते हैं उसमें होता क्या है कि कुछ समय तो ये चलता है और फिर अचानक जो है वो पर्सन आपकी लाइफ से गायब होने लगता है। अच्छा, ठीक है, ये बहुत केसेस में देखा है, बहुत कम केसेस में ऐसे रिश्ते हैं कि फिर वो मैच्योर होते, क्योंकि जो कार्मिक रिश्ते हैं ज़रूरी नहीं है, अगर रोमांटिक कार्मिक रिश्ते हैं कि वो शादी में कन्वर्ट हों या वो किसी किसी तरह से उस पक्के रिश्ते में कन्वर्ट हों, वो अक्सर उसमें बाद में काफ़ी दुख आता है। अक्सर ये पैटर्न देखा गया है जी। मैं तो नहीं कहूँगी 100% केसेस में है, क्योंकि हमारे पास तो वो आता है जो सॉल्व नहीं हुआ होता, तो अधिकतर केसेस में वो होता है। लेकिन ये सारे इश्यूज हैं, ये सारे सिम्टम्स हैं जिसमें आपको लगता है कि इसके बगैर कुछ खाली खाली हो गया, इसी के साथ अपनापन लग रहा है, ये मेरी लाइफ में अब तक नहीं था तो मैं कैसे जी रही थी,
तो जैसे यही बस एक अपना सा है। अब इन रिश्तों के अंदर आपके वो हो सकता है कि आपकी शादी हुई और फिर आपको उसके बाद कोई पसंद आ गया, हो सकता है कि पहले कोई पसंद आ गया, वो व्यक्ति शादीशुदा है, और हो सकता है आप दोनों शादीशुदा हैं, हो सकता है कि आप दोनों ही अनमैरिड हैं लेकिन बाद में वो एक व्यक्ति आपकी लाइफ से बस अचानक गायब हो जाता है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इतना सिंपल नहीं है ये कार्मिक रिश्ते, तभी तो दर्द है ना बहुत ज़्यादा। जी मैम, जब सोल इस दुनिया में आती है, जब उसका जन्म होने लगता है, हम ये कह सकते हैं जब उसे शरीर मिल जाता है, तो क्या उसको पूरा ज्ञान होता है सोल को? उसको पता होता है मैंने कहाँ जाना है, अपनी फैमिली किसे बनाना है, ऐसा कुछ होता है? ये रहस्य क्या है इसमें ना? ये वाले सेशंस हम करते हैं कि जब सोल जब बेबी पेट के अंदर है तो कई सारी सोल्स विजिट करती हैं। कुछ सोल्स प्री डिसाइड करके आती कि उसे इसी मदर के पेट में जाना है और वो जैसे ही बीज बनता है वैसे ही वो सोल वहाँ आ जाती है। कई बार जैसे मदर कि उसको कैसा बेबी पैदा चाहिए, तो मतलब कैसा बेबी चाहिए, उसका क्या रिश्ता होना चाहिए, तो उसके साथ कई सोल्स आती हैं और जाती हैं, विजिट करती हैं, और फिर वो डिसाइड करती हैं कि उनको इस बेबी की अंदर जाना है या नहीं। अच्छा। लेकिन बहुत केसेस में सोल को पता होता है, बहुत केसेस में रैंडम भी हो जाती, क्योंकि जहाँ पास्ट लाइफ में जो डेथ है वो इस तरह से हो गई कि बस एक्सीडेंट डेथ हो गई, या उसको पता ही नहीं था, जैसे कोमा में कोई चला गया और अचानक इस तरह से मर गया, कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी, तो वो फिर पैदा भी तो होती रहती है ना, तो फिर वो भी उनको समझ नहीं होती, वो कहीं भी रैंडमली किसी भी बॉडी के थ्रू वो जन्म ले लेती हैं। बट कुछ अवेयर सोल्स जो हैं वो समझ से कि उसको चाहे उसमें उसको दर्द मिले, ऐसा नहीं कि हर केस में उसको खुशी ही मिलेगी, चाहे उसको दर्द की उसमें से जाना पड़े कि वो बीमारी सहेगा, फैमिली प्रॉब्लम सहेगा और अच्छा या बुरा मिक्स सहेगा, तो कुछ अवेयरनेस के साथ आती है, उनको पता होता है। लेकिन पता होता है जब वो एंटर करती हैं, लेकिन जब वो जीवन में आगे, जब उनकी लाइफ आगे बढ़ती है तो कई बार वो कनेक्शन टूट जाता है। तो जब उनको वो प्रॉब्लम आती है लाइफ में कोई भी, तब उनको ये समझ नहीं आता कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि अगर मानो एग्जाम्पल से समझ लो, मानो कोई सोल आई, उसने कहा कि मुझे ये समझना है, मुझे छोटी उम्र में ही रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैसे लेते हैं ये समझना है, क्योंकि पिछले किसी जन्म में मैंने कोई कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी देखी नहीं थी, तो अब मुझे ये समझना है। अब छोटी उम्र में उस बच्चे के पेरेंट्स की डेथ हो गई या एक पेरेंट फादर की डेथ हो गई फॉर एग्जांपल, तो अब उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, अब वो रोता है बच्चा, सारे कहते हैं कि इसके साथ ऐसा क्यों हो गया। अब हम एक गरीब घर की बात ले लेते हैं जिसमें कि उस बच्चे को काम करना पड़ेगा, ठीक है। अब अगर वो सिर्फ रोता है और इसी में बिलखता रहता है कि मेरा तो जब फादर था तो सब सही चल रहा था, मुझे काम करना पड़ेगा, तो और वो करता नहीं है क्योंकि उसको लगता है कि मैं तो बच्चा हूँ, तो फिर तो वो अपने उस जो वो इशू लेकर आया था कि ये मुझे सीखना है, फिर तो वो नहीं कर पाएगा ना। अगर उसने वो कर लिया और ये समझ आ गई कि जो भी हालात है मैं जो भी कर सकता हूँ इसमें मैं वो करूँगा, और अपनी उस अंडरस्टैंडिंग के साथ रहता है, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा कि ये करके क्या बीतती है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, फिर वो जो अंडरस्टैंडिंग है वो डिफरेंट होती है। तो इसलिए हर केस जो है, हर इश्यू जो है, जो हम नॉर्मली समझते हैं उससे डिफरेंट होता है जब हम थेरेपी करते हैं। मैम, बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे किसी परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होती है और उसके कुछ दिनों बाद या कुछ समय बाद उस घर में एक बच्चा पैदा होता है, और बहुत सारे जो आदतें हैं उस बच्चे की उस इंसान से मिलती हैं जिसकी डेथ हो चुकी है, और ज़्यादातर लोग कहते हैं कि उनकी आत्मा इस बच्चे में आ गई है। ऐसा भी संभव होता है? ये बहुत ज़्यादा पॉसिबल है, और हम जब एंसेस्ट्रल हीलिंग करते हैं उसके अंदर ये चीज़ें देखी गई हैं। मानो एक 5th जनरेशन एंसेस्टर की कोई प्रॉब्लम थी, ठीक है, अब वो थॉट पैटर्न, वो चीज़, वो सारी जो है आज जो जिसकी हम हीलिंग कर रहे हैं उसकी सोल ही इसके अंदर है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है, 6 महीने बाद भी हो सकता है, ठीक है, पिछली कुछ जनरेशन वाला भी हो सकता है। ये काफ़ी पॉसिबल है कि फैमिली का ही कोई मेंबर जो है वो उसकी सोल जो है घर में ही दोबारा आए, क्योंकि कोई अनफिनिश्ड बिजनेस अगर कोई बात रह गई है जो कि उस परिवार को
सीखनी है, या फिर उसको लगता है कि उसका कोई कर्मा किसी के साथ रह गया तो उसी परिवार में वो जन्म लेता है। जी, ये कॉमन है। जी मैम, आप साइकोलॉजिस्ट हो, इसलिए ये सवाल जो है मैं साइकोलॉजिस्ट होने के नाते भी आपसे पूछ रही हूँ। बिल्कुल। कई इंसानों की ना फितरत के बारे में जानना चाहती हूँ। कई लोग जो है ना वो जाहिर बहुत करते हैं कि हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, शब्दों के जरिए जाहिर बहुत करते हैं, लेकिन उनके एक्शन उनके विपरीत होते हैं। मतलब बीमार हो गए आप, आपका कोई ध्यान नहीं बहुत ज्यादा रखना, या आपको किसी चीज की जरूरत है उस पर कोई फोकस्ड नहीं होना, पर आपको बार बार एहसास करवाना या इमोशनली ये चीज पक्की करने की कोशिश करनी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये क्या साइकोलॉजी का रूप है? ऐसा इंसान जो है वो कितना भरोसा किया जा सकता है कि कभी आपको बहुत अच्छा लगेगा, कभी आपका बिल्कुल ही डिफरेंट रूप उसका देखने को मिलेगा? ये सब क्या होता है? तो ये जो इस तरह के व्यक्ति हैं ना, ये हमें ये सिखाने आते हैं कि भरोसा आपको अपने ऊपर करना है। अगर वो आपको कह रहा है कि आपको प्यार करता है, लेकिन जब उसके एक्शंस हैं, अगर आप बीमार हैं, आपको कोई ज़रूरत है, तो वो वहाँ खड़ा नहीं होता, तो वो प्यार का तरीका नहीं है। क्योंकि अगर आप किसी को प्यार करते हो तो आप उसकी रिस्पेक्ट भी करोगे, आप उसकी केयर भी करोगे। सिर्फ किसी को चूमना, हाथ पकड़ लेना, हक करना प्यार नहीं होता है, या शब्दों से कह देना, फूल भिजवा देना, कार्ड भिजवा देना भी प्यार नहीं होता है। अगर आप उस व्यक्ति की रिस्पेक्ट नहीं करते, उसकी केयर नहीं करते, उसकी ज़रूरतों का ध्यान नहीं रखते, तो वो प्यार के अंदर नहीं आता। तो सबसे पहले विश्वास खुद पे करना है कि ये जो मैं समझ रही हूँ कि मुझे प्यार नहीं करता, तो आप डाउट करके ही चलें कि मुझे प्यार नहीं करता। जी। दूसरी चीज़ ये है, अगर ये रिश्ता है आपका, मानो हस्बैंड वाइफ या घर में कोई क्लोज फ्रेंड्स या जो भी रिश्ता है, आप उसको बताएं कि आपको प्यार की ये भाषा समझ में आती है। आप शब्द यूज़ करें ना करें, लेकिन अगर मैं बीमार हूँ, अगर मेरी ये ज़रूरत है, अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो मुझे लगता है कि आप प्यार करेंगे। तो आप मुझे प्यार इस भाषा में जताएं, क्योंकि मेरी प्यार की भाषा ये है। ठीक है। बाकी आप जैसे कह रहे हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट आप पूछ रहे हैं, तो डेफिनेटली ये जो व्यक्ति हैं सिर्फ दिखाना चाहते हैं, दूसरों के सामने दिखाना चाहते हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो पार्टी में अपनी वाइफ के साथ बहुत बढ़िया डांस करते हैं, हक करते हैं, चूमते रहेंगे पार्टी में, लेकिन रास्ते में ही लड़ाई हो जाएगी, गाली गलौज करेंगे और बदतमीज़ी करेंगे, और जनरली भी घर पे रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन सोशली वो बहुत प्यार दिखाते हैं। तो ये तो बिल्कुल जैसे दिख रहा है कि धोखा ही है, डिसीट ही है। तो ऐसे लोगों पे विश्वास नहीं करना चाहिए, और जिसके साथ ऐसा हो रहा है उसे समझना चाहिए कि वो खुद पे विश्वास करे। ये जो छोटे छोटे टुकड़े जब डल जाते हैं ना आपके पास, प्रेम के जो छोटे छोटे क्रम्स हैं ब्रेड के, आप इसी को समझ लेते हो कि बस यही ट्रू लव है। आपको समझना है, आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी है, आपको दूसरे को बताना है कि आपके साथ वो इस तरह बिहेव नहीं कर सकता और आप इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। फिर आपको अपने, अगर आप स्ट्रेंथ दिखाओगे तो वो अपने आप सुधरेगा। जी मैम, अब मैं उन लोगों की बात करती हूँ जिनको ना पता चल जाता है, चाहे वो कोई भी रिश्ता हो, कि सामने वाला बंदा जो है वो सही नहीं है। ये इंसान बहुत गुस्से वाला है, ये गुस्से में गलत भी मेरे साथ कर सकता है, लेकिन वो उस इंसान को छोड़ने को तैयार नहीं है। हमारे नॉन में एक लड़की है, उसको पता चल गया था, उसकी शादी होने वाली थी, कि वो लड़का जो है वो कई लड़कियों के साथ बातें करता है और वो बहुत ज्यादा हाइपर हो जाता है, अग्रेसिव हो जाता है। फिर भी वो रोकर हमारे सामने ये कहती थी कि मैं छोड़ नहीं सकती इस इंसान को। ये इतना वीक क्यों कोई इंसान तो होता आप है? इसे कार्मिक मानते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, या वो लड़की इसे कार्मिक मानती है? हाँ, क्या लगता है ये क्या ऐसा कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद इसकी किस्मत में वो ये सारी चीजें होनी लिखी हैं, इसको वो दर्द मिलेगा उस इंसान से, तो मतलब ये उसकी किस्मत है, ये तो हो गई होगा। मैं ऐसा सोचने लग गई उसके बारे में। किस्मत को ना हम थोड़ा सा अपने हिसाब से बदल सकते हैं, जहां पर कि यहाँ पर चॉइस है, उसको पता चल गया शादी से पहले। हाँ जी। ठीक है। अब अगर मैं एक चीज को क्यों कंटिन्यू करूंगी, या तो वो मेरी कोई नीड फुलफिल कर रहा हो जो कोई और नहीं करता, यानी कि अगर वो मल्टीपल लड़कियों के साथ घूमता है, पर्टिकुलर केस ले लेते हैं, तो
हर कोई ये सुनना चाहता है कि वो कितना खूबसूरत है, कितना स्पेशल है, ठीक है, उसके जैसा दुनिया में कोई नहीं है। एक एज ग्रुप होता है जी। वैसे तो हर कोई हमेशा ही सुनना चाहता है, बट एक एज होती है जिस समय पे सबको लगता है वो उसे अप्रिसिएशन घर पे नहीं मिल रही होती, कहीं और नहीं मिल रही होती, सब जगह रोका जा रहा होता है। स्पेशली फीमेल्स को टोका रोका हर तरह से हर बार जा रहा होता है, चाहे कितनी पढ़ी लिखी हो, ऐसे मत करो, यहाँ मत जाओ, ऐसे मत पहनो, ये मत करो, और कितना भी वो अच्छा कर ले उसको वो अप्रिसिएशन और प्यार नहीं मिलता। उसके कंपैरिजन में अगर उसके दूसरे भाई बहन हैं तो स्पेशली भाई हैं तो उनको ज़्यादा मिल रहा होता है। अब हर किसी को क्रेविंग है कि मुझे अप्रिशिएट करे, कोई मुझे प्यार करे, मुझे स्पेशल माने। अब ये जो लड़की है ना, इन्हें साइकोलॉजी का ये पार्ट बहुत अच्छे से पता होता है, ये उसे यूज़ करके तभी मल्टीपल लड़कियों को पटा लेते हैं, ठीक है। अब इस लड़की को भी अगर घर में उसको कहीं और प्रेम, एप्रिसिएशन और वो फीलिंग किसी ने नहीं दी, एक जो एक्सपीरियंस है वो इंसान जो है उसका दिमाग हमेशा याद रखता है। पढ़ाई जो है कोई चीज़ समझाई जा रही है वो भूल जाता है, लेकिन जो किसी ने उसको फील करवाया, अच्छा फील करवाया, वो उसे हमेशा याद रहता है। अब उसी चीज़ को रिपीट करने के लिए, क्योंकि वो चीज़ कहाँ रिपीट होती है, सिर्फ इसी व्यक्ति की प्रेजेंस में, तो उसकी क्रेविंग इतनी ज़्यादा होती है कि उसी को रिपीट करने के लिए वो उस व्यक्ति को छोड़ना नहीं चाहती। इसीलिए वो उस व्यक्ति के साथ, चाहे वो रिलेशनशिप कंटिन्यू करना है, चाहे शादी करना है, वो उसके साथ रहना चाहती है। और सब पता होने के बाद कि बाद में भी वो उस पे हाथ उठा रहा है, बदतमीज़ी कर रहा है या बाकी लड़कियों के साथ बातें कंटिन्यू कर रहा है, क्योंकि एक बार उसने उसे अच्छा फील कराया। और शायद कभी कभी वो फिर भी, वही कहती हूँ ना, क्रम्स, फिर भी कभी कभी वंस इन अ वाइल करा देता है, तो वो रिश्ते को कंटिन्यू करती है। जी। अब अगर आप ये पूछना चाहोगे कि इसमें हीलिंग कैसे करे वो, तो ये भी हम व्यूअर्स को, क्योंकि हम चाहते हैं कि बेनिफिट हो बिल्कुल, जो हमारी पॉडकास्ट देख रहा है। तो अगर उस लड़की को ये समझ में आ रहा है, अगर ये समझ में आ जाए, ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं, तो ये काफ़ी कॉमन चीज़ है जो आपने उठाई है कि मुझे वो क्या फील करा रहा है, जो मैं उसकी प्रेजेंस में फील कर रही हूँ वो क्या फीलिंग है, तो क्या ये फीलिंग मैं खुद को नहीं दे सकती, और मुझे किसी और से ये फीलिंग क्यों चाहिए, मेरा क्या पूरा होता है, मैं खूबसूरत हूँ, मेरा शीशा मुझे बता सकता है मैं खूबसूरत हूँ, मैं स्पेशल हूँ, मैं जानती हूँ मेरे, क्योंकि हर व्यक्ति स्पेशल है एक्चुअली, क्योंकि हर व्यक्ति में कोई यूनिक क्वालिटीज़ तो है ही है। तो उसके लिए, और फिर जब हम बहुत डीप इशू है तो उसके लिए हम थेरेपी में जाते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि कहाँ उसको किसी ने बुरा फील कराया, ये बताया कि वो अच्छी नहीं है, काबिल नहीं है, लायक नहीं है, बदसूरत है, पढ़ाई में अच्छी नहीं है, किन्हीं भी चीज़ों में ख़राब है, जहाँ भी उसने एक अपने आप के लिए एक गलत वो बना लिया जिसमें कि मैं ख़राब हूँ, और इस व्यक्ति ने उसको एक अच्छी फीलिंग दी, तो वहाँ हम थेरेपी में तो वहाँ जाके हील करते हैं। और खुद से अगर जो हमारे वॉच कर रहे हैं व्यूअर्स, अगर वो कुछ करना चाहते हैं तो वो समझें कि ये फीलिंग मैं खुद से भी पा सकती हूँ, ये मैं खुद से भी पा सकता हूँ, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है। इसके बावजूद भी अगर ये व्यक्ति मेरे वैल्यू सिस्टम में मेरे साथ इक्वल गिव एंड टेक का रिलेशनशिप चलता है तो मैं ये रिश्ता चलाना है, नहीं तो मुझे ये रिश्ता नहीं चलाना है। जी मैम, कई लोग ना रिश्ते टूटने से बहुत डरते हैं कि ये रिश्ता टूट ना जाए, खास करके डिवोर्स नाम से ही, क्योंकि बहुत सारे केसेस में ऐसा होता है कि लड़की या लड़का डिवोर्स लेना चाहते हैं, उन्हें पता चल गया कि ये रिश्ता आगे नहीं चलेगा, सारे हमने कोशिश करके देख ली, लेकिन कहीं ना कहीं पेरेंट्स जो हैं उन तक बात जाती है तो वो समझाने की कोशिश करते हैं, नहीं 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 ऐसा मत करना, कोई बात नहीं, अब इतने साल बीत गए, अब और बीत जाएंगे, क्या फ़र्क पड़ता है। और या कई बार लड़की खुद, समाज क्या कहेगा, मेरे बारे में क्या राय रखेगा, वो फैसला नहीं ये कर पाती कि मैंने मूव ऑन हो जाना है। मतलब लोग अपने आप को इतना कितना मेंटली स्ट्रॉन्ग कैसे बनाएं कि वो अपनी ज़िंदगी को फर्स्ट प्रायोरिटी पर रखें। सबसे पहले तो वो मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाए, अपने पे बिलीव करें, मैं हर एग्जाम्पल के साथ ये बात बोल ही रही हूँ। सेकेंडली, लड़कियों के लिए वो अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाए, क्योंकि पेरेंट्स कई बार तो सपोर्ट कर नहीं सकते, क्योंकि अगर वो पीछे जाएंगे तो पेरेंट्स खुद अपने बेटे पे डिपेंडेंट होते हैं और उसकी भी फैमिली है, तो वो पीछे घर उसको बुला लेंगे तो उसको कैसे, उसके बच्चों को और उसको कैसे रखेंगे, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। और कई बार वो रख सकते हैं पर वो खुद डरते हैं, क्योंकि सोसाइटी क्या कहेगी, तो पेरेंट्स भी डरते हैं इस बात से। फिर वो क्योंकि खुद डरते हैं तो बेटी को भी डराते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी, वो तो मैनेज कर नहीं सकते, तो उसे कहते, जैसे एक केस हुआ था
भी मेरे साथ चल रहा है उसकी बातचीत, तो वो बेटी को भी डराते रहते हैं कि सोसाइटी क्या कहेगी। तो मेंटली स्ट्रांग है जो लड़की, जो फाइनेंशियली स्ट्रांग है, उसके बावजूद अगर वो अपने पति के साथ रहना चाहती है तो वो डिसाइड करेगी कि उसके रीजंस क्या हैं। क्योंकि अगर मेंटली स्ट्रांग है और फाइनेंशियली स्ट्रांग है और अपने इंडिपेंडेंटली अपने बच्चों को पाल सकती है, तो ये सोसाइटी क्या कहेगी, लोग क्या कहेंगे, 4 लोग क्या कहेंगे। 4 लोग कुछ नहीं करेंगे, 4 लोग बोलेंगे राम नाम सत्य है। वो भी तब बोलेंगे जब आप उन 4 लोगों के कंधे पे होगे, तब आप सो चुके होगे, आपको समझ नहीं सुनाई पड़ेगा वो भी कि ना राम नाम सत्य वो बोल रहे हैं। इसी 4 लोगों के बारे में कभी ना सोचें। सॉरी फॉर सेइंग सच अ स्ट्रांग थिंग, लेकिन मैं आपको सच बताऊं तो ये 4 लोग तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहेंगे, लेकिन अगर उन 4 लोगों की ज़िंदगी में झांकें तो उन्हें भी यही डर है कि बाकी 4 लोग क्या कहेंगे। और उनकी लाइफ में जो चल रहा है, अगर आपको ये पता चल जाए तो आप फिर चिंता नहीं करेंगे, क्योंकि सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। जी मैम, आपसे पूछना चाहूँगी, आपके पास कोई ऐसा केस आया कि जो आपको बहुत ज़्यादा याद हो, कि जिसमें रिश्तों में बहुत प्रॉब्लम हुई और बाद में आपको लगा कि हाँ ये तो कार्मिक रिश्ते हैं, या मतलब कि जिसको आपने पास्ट लाइफ या उसकी थेरेपी की, कोई ऐसा केस याद है आपको? मेरा एक केस है जिसमें वो लेडी अराउंड 55 ईयर्स की है। अच्छा। ठीक है, उसका जो पति है वो बहुत हाईली उसकी पोजीशन बहुत ऊपर है, बहुत रिच भी है। अब इस लड़की को बहुत सारी इमोशनल प्रॉब्लम्स होने लगी। इसने बहुत बिजनेस सेटअप करने में अपने हस्बैंड की हेल्प की, जिसको कहते हैं ना सिर के बल चल के उसने सब काम किया, अपने पति के साथ कंधे से कंधा बनाया। जब बिजनेस पूरा सेटअप हो गया और एक बहुत ही टॉप लेवल पे जब सेट हो गया, तो पति को ईजी एक्सेसिबिलिटी हुई बहुत सारी लड़कियों की, तो एक ना एक फ्लैट ले दो, आजकल काफ़ी कॉमन है ये। ठीक है, उसको किसी ना किसी को रखा हुआ है, तो एक लड़की के साथ वो लंबे समय से रहने लगा। अब ये इमोशनली काफ़ी डिस्टर्ब होगी। जब हमने इनकी पास्ट लाइफ की तो हमने पाया कि यही व्यक्ति जो है इनका पास्ट लाइफ में हस्बैंड था। ठीक है, लेकिन इसके केस में क्या था, ऐसा नहीं था कि इसने उसके साथ बुरा किया और अब ये उसके साथ ऐसा कर रहा है। पास्ट लाइफ में भी उसके यही इश्यूज थे कि वो अपने हक के लिए कभी खड़ी नहीं हो पाती थी। वो ओवर इमोशनल थी, रोने लगती थी। उसके हमने नॉर्मल थेरेपी सेशन कर रहे थे, बात कर रहे थे, वो रोने लगती थी। वो ये ऐसे करती थी कि ये इसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, बस मुझे पता चलना चाहिए मैंने ऐसा क्या बुरा किया। फिर उससे क्या करती थी, वो ओवरडू करती थी और ज़्यादा उसको प्लीज़ करने की कोशिश करती थी, उसकी गलतियाँ इग्नोर करती थी। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल, उसने एक डायरी लगाई हुई है, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजिकल उपाय करती है हर दिन के लिए, और होप रखती थी कि ऐसे ही कुछ हो जाएगा, जो कि आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आप रूट को एड्रेस नहीं करते तो वो दूसरी चीज़ काम नहीं करती। उसके बाद धीरे धीरे थेरेपी सेशंस के साथ जब वो धीरे धीरे ऊपर आई, अभी भी उसका केस चल रहा है। जब उसको ये समझ में आ रहा है धीरे, जिस लेयर्स में हीलिंग होती है, एक बार में नहीं होती। बिल्कुल। जब उसको ये समझ में आता है कि मुझे अपने हक के लिए लड़ना है, और जिस बार वो थोड़ा सा अपने लिए खड़ा हो लेती है और हक के लिए लड़ लेती है, मुझे लगता है उसकी एक लेयर क्लियर हो जाती है, और फिर उसके जो आंसू हैं वो बात करने में हर वक्त थोड़े कम होते जा रहे हैं दिन प्रतिदिन। लेकिन पास्ट लाइफ में सेम पति था, अपने हक के लिए लड़ना था, अपनी बाउंड्रीज बनानी थी, और सिर्फ इमोशनली होके ये होप नहीं करनी थी कि वो एक दिन सुधरेगा तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा बाहर से करूं कि वो सुधर जाए। एक्चुअली आपको अपना हक मांगना है और अपने लिए लड़ना है, ये उसका लेसन था जी। तो इस तरह से ये पास्ट लाइफ से कनेक्टेड था। जी मैम, इमोशनली डिटैचमेंट कितनी ज़रूरी है? क्योंकि शुरू से ही हम अटैचमेंट की बात करते आए हैं कि अटैचमेंट होनी बहुत ज़रूरी है अपने पेरेंट्स के साथ, बच्चों के साथ, पार्टनर के साथ। लेकिन आज के समय में कहते हैं ज़रूरी है ये भी चीज़ सीखनी कि किसी के साथ इमोशनली डिटैच कैसे हुआ जाए। बिल्कुल सही, बहुत खूबसूरत सवाल पूछा है। इसमें हम हिंदी में 2 शब्द यूज़ करते हैं, एक होता है प्रेम, एक होता है मोह। प्रेम करना है पर मोह नहीं करना। एग्जाम्पल से बताती हूँ। यानी मैं अपने बच्चों से प्रेम करती हूँ तो मुझे कभी कभी उनको डांटना भी पड़ता है, ठीक है, उनको डिसिप्लिन भी करना पड़ता है। मैं उनसे प्रेम करती हूँ, मैं चाहती हूँ अच्छा पढ़ें, अपने लाइफ में आगे सेट हों, जहाँ जहाँ जिस सिटी जिस कंट्री में रहना चाहते हैं वहाँ जाएं, ठीक है, ये प्रेम है। अब मोह क्या है, मैं अपने बच्चों के बगैर रह नहीं सकती,
मैं प्रेम तो करती हूँ, लेकिन मैं उन्हें अपने से दूर नहीं जाने दूंगी, क्योंकि मैं उनके बगैर नहीं रह सकती। तो मैं फिर मोह के अंदर लोग क्या प्रपंच करते हैं 100 तरह के, कि वो ये कोर्स करे ही ना, उसकी फीस ही ना जमा हो, वो जाए ना, उसे रो धो के इमोशनली रोक लिया जाए, हर तरह के तरीके लगाए जाते हैं। वो मोह है, और वो जो मोह है वो माँ बच्चे का एग्जाम्पल दे रही हूँ, वो माँ के लिए भी खराब है, वो बच्चे की ग्रोथ के लिए भी खराब है। इसी तरह पति पत्नी, माता पिता, सारे रिश्ते मोह के तहत जो हम चीज़ें करते हैं ना, मोह से डिटैचमेंट की ज़रूरत है, प्रेम से नहीं, है ना। अब अगर हम किसी से, अब मानो अगर हम मैंने अपने बाग में गुलाब खिलाए हुए हैं, तो मुझे उन गुलाबों से प्रेम है, तो मैं उसे पानी दूंगी, ठीक है, मैं उसकी नर्चर करूंगी, केयर करूंगी। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं इसे अपने पास ले आऊँ उठा के, तो वो मेरा मोह होगा जी। ठीक है। तो इसलिए हमें डिटैचमेंट रखने की हमेशा ज़रूरत है, चाहे उसमें आपको दर्द भी हो सकता है। और एक डिटैचमेंट का पार्ट ये ऐसे भी हमें समझना है कि मेरी कॉस्ट पे अगर मुझे प्रेम करना पड़ गया, तो वो जिस बात की बात आप करें, मुझे लगता है वो वहाँ पे ज़्यादा फिट बैठेगी, कि मैं अपने आप का जो भी मेरी बेसिक चीज़ें हैं उसे मैं छोड़ के, यानी मुझे वो रिस्पेक्ट ना करे, मेरी कोई बाउंड्रीज ना हो, मेरे साथ वो बदतमीज़ी करे, और मैं वो उसे दे कि अगर तुम ये करोगी तो ही प्रेम है। तो वो प्रेम, वो वाला प्रेम नहीं करना जहाँ आपकी रिस्पेक्ट जाती है, जहाँ आपकी बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती। अगर उसकी कॉस्ट पे आपको कुछ करना पड़ रहा है, तो वो अटैचमेंट के नाम पे ट्रैप है, उसमें नहीं फंसना है जी। बहुत वो ही बैलेंस से आपने बताया है। मैम, जाते जाते ये बता दीजिए कि रिश्तों को खूबसूरत कैसे बनाए, और कहाँ पर फुल स्टॉप लगा दे कि ये रिश्ता बस यहीं पर एंड हो जाना चाहिए। जब आपको सिग्नल्स दिखने लगें कि ये व्यक्ति आपको प्रेम नहीं कर रहा, रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, केयर नहीं कर रहा, पीठ पीछे आपके साथ ऐसी चीज़ें कर रहा है, और आपको सेंस हो रहा है कि ये सिर्फ मुंह से बोल रहा है, शादी में खासतौर पे अगर आप डिटेलिंग में जाएं, तो फाइनेंसेस सारे उसने अपने हाथ में ले रखे हैं, आपके अकाउंट्स उसने अपने सारे हाथ में ले रखे हैं, कमा के आप लाते हैं, लेकिन पैसे का हिसाब किताब आपको कुछ नहीं पता। कॉमन जो भी आपकी कॉमन चीज़ें हैं, जैसे प्रॉपर्टी है या गोल्ड है या जो भी, सब कुछ एक ही व्यक्ति के, चाहे वो किसी भी एक के हो, चाहे फीमेल के हो चाहे मेल के, सब कुछ एक ही व्यक्ति के हाथ में। और आपको बिल्कुल जहाँ पे आप एक कॉमन नॉट में रह रहे हैं, शादी में रह रहे हैं, बच्चे हैं, आपके पास कोई कॉमन फ्यूचर के प्लान्स नहीं है, एक दूसरे की सेविंग्स, अकाउंट्स, ये सारी चीज़ें आपको नहीं पता। फाइनेंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सारा फाइनेंस एक के हाथ में रहना और आई लव यू कहते रहना प्रेम नहीं होता है। प्रेम के अंदर आपको एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखना होता है, और विश्वास रखने के लिए एक ही व्यक्ति को दूसरे पे नहीं रखना, दोनों को एक दूसरे पे बराबर रखना है। अगर ये सब चीज़ें नहीं है, मैं आपको प्रैक्टिकल चीज़ें बता रही हूँ, आपको मैं ये नहीं बता रही हूँ ये आभास हो जाए, कैसे मुस्कुराए, कैसे देखे, ये सब चीज़ें नहीं बता रही हूँ। अगर ये बेसिक चीज़ें ठीक नहीं हैं, तो इसका मतलब कि उस रिश्ते में गड़बड़ है, क्योंकि किसी भी दिन वो निकल जाएगा और आप खाली हाथ रह जाएंगे। दैट मीन्स उसकी प्लानिंग ही है कि जब तक आप उसके हिसाब से चल रहे हो, तब तक आपको उस रिश्ते में रखे। जिस दिन आप तोड़ोगे, उस दिन उसके पास जो सारी चीज़ें हैं फाइनेंशियल वगैरह सारी उसके पास रह जाएंगी, और आप खाली हाथ बाहर निकल जाओगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर ये सब चीज़ें हो रही हैं, एक दूसरे के अंदर म्यूचुअल रिस्पेक्ट नहीं है, म्यूचुअल आपको पता नहीं है एक दूसरे के बारे में, लाइफ के बारे में, प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ भी अगर छुपाया जा रहा है, तो ये रेड फ्लैग्स हैं, आपको इसके बारे में सोचना चाहिए। जी दोस्तों, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा कि मैं कहूँ कि थैंक यू सो मच मैम, क्योंकि इतने सारे सवालों के जवाब मिले जो ज़्यादातर लोगों के मन में होते हैं, और दिल करता है कि ये मैं कंटिन्यू करती रहूं। बहुत सारे सवाल और भी हैं जो मैं पूछती रहूं, क्योंकि मैडम बड़े प्यार से प्रैक्टिकली ये सारी चीज़ें हमें बताते हैं कि किस तरह से रिलेशंस जो हैं वो काम कर रहे हैं आजकल, इनमें क्या चीज़ें हैं और क्या चीज़ें जो है रोकनी चाहिए। आपके मन में भी बहुत सारे सवाल होंगे, आप ज़रूर कमेंट में लिखिए, और कोशिश करेंगे एक और पॉडकास्ट करने की कि रिश्तों पर ही हम और डिटेल में बात करें, ताकि अगर मैम की राय से किसी के रिश्ते जो हैं वो अच्छे हो सकते हैं, या कोई इंसान जो बहुत घुट कर जी रहा है
वो जो है अपने लिए स्टैंड लेना शुरू कर सकता है, तो मेरे ख्याल से ये सबसे बेहतरीन बात होगी। बहुत अच्छी बात की है आपने। स्पेशली हम किसी आने वाली पॉडकास्ट में जो लोग कहते हैं ना कि वो मेरा बॉयफ्रेंड चला गया, अचानक मेरी लाइफ से निकल गया लेकिन क्लोजर नहीं हुआ, ऐसे सवाल मेरे पास बहुत सारे आते हैं। तो हम किसी आने वाली पॉडकास्ट में इसी टॉपिक पे डिटेल में बात करें। जी ज़रूर मैम, आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you very और मैं आपको बताना चाहूँगी कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैडम का नंबर दिया गया है। अगर कोई डायरेक्ट मैडम से बात करना चाहता है, अपॉइंटमेंट लेकर मैम से मिल सकते हैं। आज के विशेष प्रोग्राम में इतना ही, फिर मिलेंगे। धन्यवाद।